पूछा गया था, ये डिस्क है जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस इसकी r है, इसको ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घुमा दिया गया है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए क्या फार्मूला है? I इनटू एरिया। अब I करंट किसको फ्लो करेगा? वायर में। तो आपको यहाँ पे वायर तो है नहीं, तो आपको वायर लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? इसमें रिंग कट करनी पड़ेगी, इसलिए आपने R से dr की विधि की रिंग काट ली। अब इसमें आपने चार्ज देख लिया, dq कितना होगा? इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो यूनिट एरिया में कितना है? सिग्मा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कितनी थिकनेस की है? दिया आपको पता चल गया। तो आपको क्या हुआ? I इनटू एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। dq कितना ये और टाइम कितना लगेगा? एक चक्कर लगाने में समय जब इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा? t इक्वल टू 2 पाई बाई है। यहां पुट किया, तो जब यहां पुट किया तो आप देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये ओमेगा ऊपर गया, तो पाई ओमेगा सिग्मा, ठीक है, r क्यूब लिया। अब ये रिंग को लगातार जोड़ेंगे, क्योंकि रिंग के द्वारा नहीं पूछा, दूसरा डिस्क के द्वारा आपसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा, तो 0 से लेके r तक लगातार रिंगों को जोड़ेंगे, जिससे डिस्क बन जाएगी और आपका आंसर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये आ जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है, क्लियर हो गया जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब अगला सवाल कह रहा है, एक लूप है, समझना, दूसरी तरफ मैग्नेटिक तरफ डाइवर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फिनिश हो गई। थोड़ा सा एम्पियर्स लॉ देख लेते हैं उसके पहले, वैसे आएगा नहीं, है ना? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू ऑफ म्यू नॉट I इनसाइड, दिस इज द एम्पियर्स। एम्पियर्स लॉ के माध्यम से किसी भी सिमेट्रिकल करंट कैरिंग सिस्टम के द्वारा किसके सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर b जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उस करंट, उस क्लोज्ड लूप के अंदर और बाहर जितने भी करंट कैरिंग वायर्स ऑफ द सिस्टम है, उसके द्वारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, जैसे दोस्त का रहा था, और कितनी लेंथ में? dl लेंथ में। ये dl लेंथ कहां है? क्लोज्ड लूप पे। और यहां पर I इनसाइड क्यों है? क्योंकि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से कंसीडर हो रहा है? अंदर वाले के द्वारा, बाहर वाले के द्वारा जितना पॉजिटिव उतना क्लियर हो गया? ये आपसे पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ले जाएगा, क्योंकि कोई थ्योरेटिकल पेपर आपका लग क्लियर हो गया? ऐसे नहीं क्या उसमें कैमरे चल रहे ना, नहीं वो धोखे से गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। अब आगे देखिए, पानी बोतल लेके आया था, अब यहां पर अगला पार्ट देखिए कि एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड थोड़ा सवाल इस पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सोलेनॉइड किसे कहते हैं? करंट कैरिंग कॉइल सिस्टम को हम सोलेनॉइड कभी कह सकते हो, कभी नहीं कह सकते। यदि कोई करंट कैरिंग कॉइल सिस्टम जो है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है और रेडियस इसकी R है, लेंथ इसकी L, तो यदि इसकी लंबाई इस करंट कैरिंग कॉइल सिस्टम की ट्रांसफर डायमेंशन कौन है? यहाँ पे R, उससे बहुत बड़ी है, तो इस कॉइल सिस्टम का नाम सोलेनॉइड हो जाएगा। और बहुत बड़ी नहीं है तो सिंपल ये कॉइल सिस्टम ही कहलाएगा। यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल सिस्टम है और उसकी लंबाई उसकी ट्रांसफर डायमेंशन से बहुत बड़ी है, तो इस कॉइल सिस्टम को सोलेनॉइड बोलेगा। तो बहुत बड़ी नहीं है तो उसे हम सिंपल कॉइल सिस्टम बोलेंगे। तो आप देखिए, फैंस में जब कॉइलिंग होती है, मोटर में जब कॉइलिंग होती है, तो उसके लूप काफी ज्यादा क्लोजली होते हैं।
क्यों होते हैं समझिए कि यदि आपने कोई भी वायर ली और लूप आपने काफी ज्यादा लूजली है और यदि आपने इसमें करंट फ्लो कर दिया बेटा तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहर भी होगा, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। लेकिन दोनों जगह बी इनसाइड और बी आउटसाइड दोनों नॉन जीरो होगा और दोनों जगह नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मिटी होगा। यदि आपने किसी भी कॉइल को क्लोजली टाइट नहीं किया, लूजली टाइट है, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल के और बाहर भी होगा। तो उससे दिक्कत क्या होगी समझिए, एक तो नॉन यूनिफॉर्म होते सब मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो क्या अलग पॉइंट पे अलग अलग। और दूसरी बात है जब इसमें करंट फ्लो होगा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से मान लीजिए आपको किसी ने रिंग किया, आपको मोबाइल में रिंग आ गया तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आपको झटका लग सकता है, इसलिए उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। इसलिए आपको एक्सटर्नल जो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड उसे हटाना है और अंदर स्ट्रॉन्ग भी करना है और यूनिफॉर्म भी करना है ताकि अंदर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए क्या करते हैं, लूप को काफी ज्यादा क्लोजली जब हम टाइट करते हैं तो इसकी वजह से जो फील्ड आता है वो अंदर यूनिफॉर्म हो जाता है और बाहर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बी इनसाइड बी यूनिफॉर्म हो जाएगा और बी आउटसाइड जीरो हो जाएगा यदि लूप काफी ज्यादा क्लोजली टाइट है। अब समझिए, लूप को काफी ज्यादा क्लोजली टाइट करने से अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बाहर जो उसके सराउंडिंग में फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। और जब यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा तो किसी भी मेथड के द्वारा हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब लूजली टाइट है तो सिचुएशन में क्या होगा कि बाहर भी फील्ड है और अंदर भी, लेकिन दोनों जगह नॉन यूनिफॉर्म है, उससे मैथमेटिकल कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और जब बाहर फील्ड है तो उसके हमें यानी कि हमें हार्मफुल इफेक्ट हमको जिससे हमें दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी, फार्मूला याद कर लेना, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ज्यादातर लोग यूनिट एन आई तो जानते हैं लेकिन ये पता नहीं रहते। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बैठते क्यों, लिखते क्यों नहीं? सर मैं इससे कॉपी कर लेता हूं बाद में, इससे कॉपी कर लेता हूं, समझ रहा हूं। तो म्यू नॉट एन आई हो गया, समझिए। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि आप यहाँ पर सीधा आने के लिए, यानी कि इसलिए जो कॉइलिंग होती है फैंस में वो काफी ज्यादा क्लोजली होती है, मोटर के अंदर जो कॉइलिंग होती है काफी ज्यादा क्लोजली होती है, इसलिए होती है ताकि फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए अंदर और इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ले और बाहर फील्ड उसका जीरो हो जाए। और जब और अंदर यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, तो ज्यादा एनर्जी होगी तो मोटर तेजी से घूमेगी, क्या करेगी, घूमेगी। फैन उसी वजह से ये सब फैन के अंदर होती है। अब अंदर देखिए, यदि आपने टोरॉइड एक कॉइल सिस्टम है, उसके दोनों एंड को ज्वाइंट कर दो, क्या बन जाता है, टोरॉइड। अब इससे देखिए आर की दूरी पे पी पॉइंट में मैं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए क्लोजली टाइट है तो बाहर का फील्ड क्या हो गया, जीरो, अंदर क्या हो गया, यूनिफॉर्म।
तरीके से मैंने डिफरेंट। तो अब देखिएगा बी इधर हो जाएगा, अब बी बराबर होता है यहाँ पे बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई, लेकिन यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम में नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। याद रखना, आई इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है, और अलग अलग रेडियस पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन एक ही रेडियस पे हर जगह फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। समझ गए? हो गया। तो टॉरेड आपको मिलोगे, टॉरेड की जो है कोई सिस्टम के दोनों एंड को ज्वाइन करते हैं वो टॉरेड बन जाता है। इससे जो फील्ड है वो पर्टिकुलर रेडियस पे कांस्टेंट रहेगा। तो आपका बी आता है, बाहर का फील्ड 0 है क्योंकि काफी ज्यादा क्लोजली टाइट लूप से यूनिट एन आई अपॉन 2 पाई, लेकिन यहाँ पर एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और आई इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है, आर किसी पर्टिकुलर रेडियस पे हर जगह बी कांस्टेंट होगा, लेकिन अलग अलग रेडियस पे बी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। इस फार्मूले को याद करना और सीधे सीधे आपके सवाल में अप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आपने कोई कॉइल लिया, लूप लिया, तो इसमें करंट आई चल रहा है और इसका एरिया कितना है? रेडियस आर है, एरिया हो जाएगा पाई आर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? आई इनटू एरिया मतलब आई बाई आर। समझ में आता। अब आपने क्या किया कि हम जो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सोचते हैं। सब इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। वो सोलेनॉइड के अंदर या काफी ज्यादा क्लोजली टाइट लूप से जो है कॉइल है, काफी ज्यादा क्लोजली टाइट कॉइल्स के में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो अंदर उसके अंदर मैग्नेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और यूनिफॉर्म हो जाता है। उसके अंदर यदि हम सॉफ्ट आयरन की रॉड के शेप में यदि हम रॉड डाल दें तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पावर डेवलप हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब पॉइंट आया तो यहां पर हम ये देखिए करंट अब देखिए, हमने एक लूप, एक कॉइल, एक छोटी सी मैग्नेट बनाती है। कैसे देखिएगा? अब देखिए डायरेक्शन एरिया वेक्टर किधर आ रहा है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? आई इनटू एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाला? जो करंट की डायरेक्शन उसकी सीधा उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर को टर्न कीजिए, इधर आ रहा है एरिया वेक्टर, मतलब इधर आ रहा है। तो एरिया वेक्टर जब इधर आ रहा है मतलब यही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इसी को हम इक्विवेलेंट ले सकते हैं, ये मैग्नेट, ये एस नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, डायपोल की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव टू, तो ये हो गया नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, साउथ बोल देते, ये हो जाएगा नॉर्थ, और डायरेक्शन किधर से किधर हो गई? एस टू समझ गए? डायपोल बोल देते, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। अब यदि हमने काफी ज्यादा क्लोजली टाइट लूप्स लिए और इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया तो हर लूप क्या बनाएगा? एस एन, और ये देखो आपस में एस एन, ये देखिए एस एन, ये देखिए एस एन, इस तरीके से ये एस और एन। तो बीच के जितने भी एस और एन हैं वो आपस में क्योंकि क्लोजली टाइट है तो टच करेंगे, क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो क्या बना देते? एक बार मैग्नेट बना देते, इस तरीके से बार, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमें कैसे पता चला कि साउथ और नॉर्थ एंड पे ना होके थोड़ा सा अंदर है? क्योंकि मैग्नेट की आदत क्या क्या हैबिट है कि आयरन को अट्रैक्ट करती है। यस सर। तो इसके अंदर से जो हमने जो बार सॉफ्ट आयरन की जो बार डाली थी उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन पावर डेवलप हो गया उसको हमने आयरन फिलिंग्स में डाल दिया, मतलब लोहे की वायर ली, उसे छोटे छोटे पीस में काटा और एक कटोरे में डाल दिया, उसके ऊपर ही डाल दिया। जब डाल दिया तो उसमें आयरन चिपक गई, आयरन फिलिंग्स चिपक गई, और सबसे ज्यादा कनेक्शन कहां हुआ? एंड से हल्का सा अंदर बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया।
इससे पता चला कि पूरा इसका साउथ है और ये क्या है, यानी इसकी जो पूरी ताकत है मैग्नेट की वो इंड में ना होती है, इंड से हल्का सा अंदर होती है, इसलिए बोलते हैं साउथ और नॉर्थ पोल जो है इंड पे ना होकर इंड से हल्का सा अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए उनकी बीच की जो डिस्टेंस है जिसकी वजह से मैग्नेट बन गई, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन। क्या बोलेंगे इसे? मैग्नेटिक लाइन। और इसके को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल करोगे, क्लियर हो गया? अब इसके साउथ पोल को हम पोल की स्ट्रेंथ को स्मॉल अल्फाबेट m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कि डायरेक्शन किधर से किधर होती है, डायपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए इसे नेगेटिव बोल दिया और इसे क्या बोल दिया? तो इसका मैग्नेटिक डायपोल क्या हो जाएगा इसके इम्पीडेंस में m into 2d, यदि 2d हमने बोल दिया और इक्वल टू i यानी कि कॉइल करंट कैरिंग कॉइल क्लोजली टाइट कॉइल सिस्टम उसके अंदर एरियल शॉर्ट आयरन की वायर डाल दें और उसमें करंट चला दें कॉइल सिस्टम में, तो उसके अंदर एक बार के अंदर एक मैग्नेट बन जाता है, आयरन को मैग्नेट बोलते हैं। और जब बार निकालते हैं तो आयरन फिलिंग्स में डालने पे जो आयरन फिलिंग्स है वो इंड पे कलेक्ट ना होके इंड से हल्का सा अंदर कलेक्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, जिससे बोलते हैं पोल की स्ट्रेंथ वहां पर डेवलप हो जाती है, इसे साउथ और नॉर्थ पोल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है डायपोल में इलेक्ट्रो डायपोल में डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव से जब पॉजिटिव होती है तो इसे हमने बोल दिया नेगेटिव और इसे बोल दिया पॉजिटिव, इसका नाम रख दिया साउथ, इसका नाम रख दिया नॉर्थ। इस वजह से बोलते हैं मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। और डायपोल ब्लेंड हो जाएगा, इसका हमने सिंबल दिया डायपोल का, साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उससे हमने दे दिया -m, नॉर्थ पोल को हमने बोल दिया प्लस है, वहां पे था इलेक्ट्रिक चार्ज तो यहाँ पे नाम दे दिया मैग्नेटिक चार्ज। क्लियर हो गया? डायपोल ब्लेंड हो गया इनटू 2। अब यहाँ पे डायपोल बनेगा, तो इसलिए अब कांसेप्ट आ गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, तो उसे थोड़ा सा समझते हो दीजिए। नाम क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सर 10 मिनट छोड़ दो। अरे यार छोड़ देंगे, क्या करना सर कल रात को खाना नहीं खाया था मैंने क्लास क्यों? में कर लो। क्यों नहीं खाया? बना नहीं था। हाँ फिर जब यहाँ से पहुंचे वापस, अरे यार तुम कभी 7 बजे बोल देते कभी ये बोल देते, ऐसे थोड़ी होता सर है। जब बनाई नहीं था सर, तो वो उसकी है ना, उसे कहिए बना के रखिए, हमारी क्लास रहती है, ऐसे नहीं होता है ना, क्लास रहती है 8:30 पे, 9:15 पे, तो आप आए कब बनाए हो खाना, बताइए कब बनाए हो? मोहम्मद अली अब यहाँ पर आप देखें, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायपोल वाला क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं डायपोल में? मैग्नेट क्लियर हो गया? अब मैग्नेट एनालिसिस को आपको पता है ये है मैग्नेट और इसकी डायरेक्शन अभी साउथ और नॉर्थ एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, बेटा ही जाना, और इंड पे ना होते, इंड से हल्का सा अंदर होंगे। और जैसे कि हमें पता है कि लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, S to N, तो बाहर किधर होगी N to S। तो आप एक बात देखना कि वहां पर क्या होता था, ध्यान देना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होता था कि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव पर फॉरवर्ड होती थी, लेकिन सरफेस को नॉर्मली निकलती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहली बात ये डायपोल है, वहां पे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वहां पे अलग कर सकते, वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग नहीं किया जा सकता, वो तो नेचुरली मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे साउथ और नॉर्थ को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। यदि आप जैसे ही आप मैग्नेट को तोड़ोगे तो जहां पे आपने तोड़ा तो वहां पे अपोजिट पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी।
तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, S2 है और बाहर N2S है, लेकिन किसी भी एंगल पे निकल सकती है इनसे और किसी भी एंगल पर S पे कन्वर्ट हो सकती है, ध्यान रखना। लेकिन वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट पॉजिटिव से नॉर्मली डाइवर्ज आउट होती थी और नेगेटिव पर कन्वर्ट होती थी नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कभी भी मुड़ते वक्त क्या होगा, कॉर्नर नहीं बनाएगी, कर्व बनाएगी, क्योंकि टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताएगा, यदि आप एक टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज रखेंगे तो टेंजेंट के लंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा, यह मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स का जो कांसेप्ट था। तो आपको मुड़ते वक्त क्या होगा, कर्व बनाएगी और कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट या भी नहीं करेगी, क्योंकि यदि जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर दो टेंजेंट है तो दो इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इट इज इम्पॉसिबल। ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यहां पर वही है कि दो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की दूरी यदि कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और सभी की डायरेक्शन कॉमन है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट केवल एक ही चीज है इसमें कि यहाँ पे किसी भी एंगल से डाइवर्ज आउट हो सकती है, किसी भी एंगल पर कन्वर्ट हो सकती है, मुड़ते वक्त परफॉर्म करेंगे, इंटरसेक्शन नहीं होगा। केवल एक छोटा सा अंतर था, ये एक डायपोल है, वहां पे जो हमने आपको बताया था आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ लेके ही बताया था, और सेम चार्ज को, क्योंकि ये डायपोल में आइसोलेट S और N नहीं कर सकते और वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल में नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कांसेप्ट हमने आपको बताया था, एक चार्ज पार्टिकल अकेला लेके भी बताया था और दो अपोजिट और सेम साइन के चार्ज पार्टिकल लेकर भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे S और N को अलग नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये मैग्नेटिक चार्ज M है और ये हमने चारों कौन से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा, ये क्या है, मास नहीं है, क्या ये मैग्नेटिक चार्ज। इससे R की दूरी पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी μ0/4 m/r², और मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, μ0/4 m/r। ये आप याद बड़े देर में पानी पिया आपने, नस पे सर ट्रेन नहीं पैर पे पता नहीं क्यों बैठे बैठे। आगे देखते हैं डायपोल, 5 मिनट में फिनिश हो जाएगा क्योंकि डायपोल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हम कर दिए आगे देखते हैं समझने की कोशिश कीजिए। एक डाइपोल मैंने लिया, मैग्नेटिक डाइपोल, ये S है मतलब -m है और ये प्लस है, तो ये हो गई एक्सिस ऑफ डाइपोल। और यहां पर हमने P पॉइंट है तो इसके सेंटर से O से डिस्टेंस R, जिसे हम बोलते हैं एक्सियल और नॉन पोजीशन, और इससे हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे P पॉइंट लिया जो डिस्टेंस R पे है, इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और टोरियल पोजीशन। और यहां पर आप देखिएगा, यहां पर हमने एक R की दूरी पे लिया जो इसके एक्सिस और डायपोल से थीटा एंगल बना रहा है, इसे बोलते हैं जर्नल पोजीशन। यहां पर यदि बेस की दूरी D और D है तो
आर जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, जिससे 2d। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, वहां पे क्या था, EP इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, P की जगह मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है M, और M बराबर क्या है M इंटू 2D अपॉन RQ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर ये मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, P की जगह M cos थीटा अपॉन R। ठीक, यदि हमने थीटा बराबर 0 कर दिया तो हमें एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल पता चल जाएगा, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया लिक्विड पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल पता चल जाएगा। यहां पे टॉर्क था P क्रॉस E, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्रेजेंट किया तो वो घूमने लगा, तो उसमें टॉर्क लगा, तो P क्रॉस E, तो यहां पे टॉर्क लगेगा M क्रॉस B। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस M वेक्टर डॉट B। और ये